Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड 12th में अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था. नेम ऑफ चैप्टर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड. आज का लेक्चर आपको देखना है लेक्चर नंबर 2. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिर्फ बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट में बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम आपको देखना है एडजस्टमेंट के साथ में. तो इसके लिए मैं अब स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं आपका एग्जाम्पल नंबर 10, जो इलस्ट्रेशन नहीं है, मेन एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल नंबर 10 है, पेज नंबर 313 पे. तो वहां से पहले मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाद में मैं पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा. तो चलो निकालो टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 313 पे. 313 पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर है 10. सबसे पहले मैं पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको देखना है. सत्यम, शिवम एंड सुंदरम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन प्रपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3, 1/6. 1/2, 1/3, 1/6 है तो यहाँ पे देखिए 1/2, 1/3 एंड 1/6. यहाँ पे डिवीजन कॉमन होना चाहिए. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. तो यहाँ पे 6 है तो मेरे को यहाँ पे 6 करना है. क्या करूँ तो 6 होगा मल्टीप्लाइड बाय 3. यदि नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाइड किया है तो ऊपर भी 3. यहाँ पे मेरे को 6 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2, नीचे तो ऊपर भी होगा मल्टीप्लाइड बाय 2. अब देखिए 3 1 जा 3/6, 2 1 जा 2/6 एंड 1 1 जा 1/6. तो रेशियो कौन सा होगा? 3:2:1 इज योर ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो एग्जाम्पल में दिया है 3:1. द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31 December 16 इज एज अंडर. सबसे पहले आपको बैलेंस शीट ट्रीटमेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बैलेंस शीट ट्रीटमेंट, आज अगेन रिपीट कर रहा हूं. देखिए कैपिटल, सत्यम, शिवम, सुंदरम, कहां पे लिखेंगे हम कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट यहाँ पे होगा कैपिटल, सबकी कैपिटल तीनों. नेक्स्ट वन जनरल रिजर्व. लास्ट लेक्चर में मैंने इन्फॉर्म किया था जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. यदि है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आपको ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में. नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आपको याद होना चाहिए. अभी रोंग आपको पढ़ना है, रोंग है तो रोंग, मगर 12th के बाद आपको याद रखना है. अभी मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहां पे लिखूंगा? यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट. मगर 12th पास होने के बाद यदि आपको दिखाई दे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो कहां पे लिखेंगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट. नेक्स्ट वन प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज में कहां पे लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट. क्रेडिटर्स, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट. वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अकाउंट. अब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो करंट अकाउंट सेपरेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है. करंट अकाउंट का बैलेंस कहां पे लिखूंगा मैं? पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर सकते हैं. सेपरेट करंट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है इसलिए. तो करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा. यदि एसेट साइड है तो मैं कहां पे लिखूंगा? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट. 2 पार्टनर सत्यम, शिवम लायबिलिटी साइड है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट अकाउंट बैलेंस. आगे लैंड बिल्डिंग. अब एसेट साइड है सभी, सब एसेट में कहां पे लिखूंगा? डेबिट साइड. यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. यहाँ पे कौन सी चीज आने वाली है? सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस. यहाँ पे आपको 3 याद होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यानी कि एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस. बाकी सब एसेट में कहां पे लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट. तो सबसे पहले आपको दिया है लैंड बिल्डिंग, यहाँ पे होगा डेबिट. मशीनरी ये भी होगा यहाँ पे डेबिट. इन्वेस्टमेंट ये भी यहाँ पे डेबिट होगा. पैटर्न्स ये भी यहाँ पे डेबिट होगा. गुडविल ये भी यहाँ पे होगा डेबिट. डेटर्स डेबिट साइड में लिखूंगा 30,000, बीडीआर लिखूंगा क्रेडिट साइड 5,000 रियलाइजेशन. स्टॉक ये भी यहाँ पे होगा डेबिट. एंड कैश, कैश अकाउंट में यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1 January 70.
डिस्पोजल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज वाज डन एज अंडर। ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया पॉइंट है, फर्स्ट टाइम आ रहा है एडजस्टमेंट। सबसे पहले दिया है सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग 4 लाख। तो लैंड बिल्डिंग में आपको टिक मार्क करना है, कौन सी एसेट बेची है, इंफॉर्मेशन में आपको दिया है लैंड बिल्डिंग आपने बेची है कितने में, 4 लाख में। लैंड बिल्डिंग में सिर्फ टिक मार्क करना है आपको। मशीनरी 1 लाख, तो मशीनरी में भी कीजिए टिक मार्क, मशीनरी भी आपने बेच दी 1 लाख में। इन्वेस्टमेंट बेचा है आपने 50,000 में, इन्वेस्टमेंट में भी आपको करना है टिक मार्क, 50,000 में बेचा है। एंड स्टॉक 5,000, स्टॉक के बाजू में भी आपको टिक मार्क करना है, 5,000 में आपने स्टॉक बेचा है। यदि एसेट बेचेंगे, आप कोई भी एसेट बेच, आपको मालूम है ना ये सब एसेट है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। यदि आपने एसेट बेचा है तो आपके पास क्या होगा, कैश इनफ्लो, कैश आ रहा है। अकाउंटेंसी में 11th में आप पढ़ के आए हैं, यदि आपके पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, यहाँ पे होगा डेबिट। एंड डिसोल्यूशन में सेकंड इफेक्ट फिक्स है आपके लिए, एक इफेक्ट कोई भी जगह पे हो, सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। तो ये एंट्री फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए सबका टोटल करना पड़ेगा, 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 5,000। आपके पास कैश आ रहा है, कैश में डेबिट, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे आने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। आपने ये 4 एसेट बेच दी। आगे लिखा है फ्रॉम डेटर्स 15,000 आर रिसीव्ड, राइट ऑफ रिमेनिंग। डेटर्स में से आपको मिला है 15,000, रिमेनिंग आपने राइट ऑफ कर दिया। तो डेटर्स में भी टिक मार्क कीजिए, डेटर्स में से, डेटर्स के पास से आपको कैश मिल रहा है, ये भी कैश में क्या होगा, डेबिट। सेकंड इफेक्ट तो फिक्स है आपके लिए, यहाँ पे है डेबिट, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे मैं लिखूंगा, रियलाइजेशन में क्रेडिट। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स a creditor of 10% was given on recorded investment 10,000। ये आपके लिए नया पॉइंट है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड देखिए, क्रेडिटर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 2 लाख। 2 लाख में से 10% क्रेडिटर्स को, यानी कि 20,000 के क्रेडिटर्स को आपने क्या दिया है, ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश। एंड बाकी जो अमाउंट है आपने कैश से पेमेंट किया है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स आर पेड एट 10% डिस्काउंट। एंड बाकी जो क्रेडिटर्स बचे हैं उसको भी आपने पेमेंट किया है, मगर कितना पेमेंट किया है, 10% डिस्काउंट से, यानी कि 10% कम पेमेंट किया है। आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, जा रहा है। इट मींस कैश आउटफ्लो, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। एक इफेक्ट क्रेडिट है, सेकंड इफेक्ट तो फिक्स है, रियलाइजेशन अकाउंट में आने वाला है। यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो रियलाइजेशन में अकाउंट में होगा डेबिट। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स का पेमेंट भी आपको दे दिया है, क्रेडिटर्स में भी आपको टिक मार्क करना है। ऑन रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस ऑफ स्टेशनरी ₹6,000 पेड to Arihant Stationery Mart. No amount is realized from goodwill and patent. On recorded expenses का आपने पेमेंट किया है 6,000, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, जा रहा है, कैश आउटफ्लो, यानी कि कैश अकाउंट होगा क्रेडिट 6,000। तो सेकंड इफेक्ट में कहां पे लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। आपने 6,000 पेमेंट किया है। गुडविल एंड पेटेंट की कोई अमाउंट नहीं आ रही है, तो गुडविल पेटेंट में भी टिक मार्क कीजिए, 0 दिया है, रियलाइज वैल्यू 0 है। नेक्स्ट वन, अब देखिए कौन सी एसेट, अभी एक एडजस्टमेंट है ना, रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 वाज डिसाइडेड टू पे शिवम। हमने डिसाइडेड किया है शिवम ये सब वर्क कर रहा है, तो शिवम को रेम्यूनरेशन आपको कितना देना नक्की किया है आपने, 15,000 टू परफॉर्म डिसोल्यूशन प्रोसीजर। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 पेड बाय शिवम। आपने शिवम को अपॉइंट कर दिया है कि भाई तेरे को हम देंगे 15,000 फिक्स, बाद में एक्चुअल एक्सपेंसेस इससे ज्यादा हो या कम हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैं 15,000 की एंट्री करूंगा। 15,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, मेरे लिए एक्सपेंस लॉस, कोई भी एक्सपेंस लॉस है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट, और मैंने शिवम को देने का वादा किया है तो शिवम्स कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना, 15,000 हमने फिक्स कर चुके हैं, इसलिए एक्चुअल एक्सपेंसेस शिवम को ही पेड करना पड़ेगा। हमने फिक्स कर दिया है कि तेरे को 15,000 मिलने वाला है, बाद में एक्चुअल एक्सपेंसेस कम हो, ज्यादा हो, ना हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 15,000 की भी मैं एंट्री करनी पड़ेगी। अब देखिए मैंने टिक मार्क इसलिए किया था, कोई एसेट अभी बेचना बाकी है। देखिए
सब में टिक मार्क हो चुका है, सिर्फ कैश में टिक मार्क बाकी है, मगर कैश बेचने की जरूरत है नहीं है, कैश तो कैश ही है, वो बेचने। अब लायबिलिटी साइड देखिए, कौन सी लायबिलिटीज का पेमेंट अभी बाकी है, कैपिटल का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो रिजर्व है, रिजर्व का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। प्रोविडेंट फंड, यस प्रोविडेंट फंड बाकी है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है प्रोविडेंट फंड का आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करेंगे, एज पर बुक वैल्यू 1 लाख, क्योंकि आप पार्टनरशिप फर्म डिसकंटिन्यू फॉर एवर आप क्लोज कर रहे हैं, तो प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करना पड़ेगा। आप पेमेंट करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा, कैश जा रहा है तो कैश में होगा क्रेडिट, तो सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होने वाला है, डेबिट। तो याद रखो ये प्रोविडेंट फंड ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टिक मार्क करवा रहा था। प्रोविडेंट फंड का आपको पेमेंट करना है, बुक वैल्यू से पेमेंट करना है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा एग्जाम्पल, आपको देखना है 1 या 2 वर्किंग भी आने वाला है, वर्किंग भी में जगह पे जगह मिलेगी वहां पे कर दूंगा, बाद में वर्किंग तो मैं निकाल दूंगा। ये वर्किंग तो आपको पता हो चला होगा 3:2:1 आपका रेशियो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल, कहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, ये देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो सबसे पहले सत्यम 50 50 50 तीनों का 50,000 है, 50 50 एंड 50। कैपिटल के बाद दिया है आपको जनरल रिजर्व, ओल्ड रेशियो में आपको करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट 3:2:1। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे रेशियो ढूंढा था 3:2:1, यानी कि 30-20-10, 30,000 यहाँ पे होगा 20 एंड यहाँ पे होगा 10,000, 3:2:1। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, देखिए 12th में रॉन्ग है तो आपको रॉन्ग पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 12th तक आपको ये याद रखना है, कितना है 50,000 को ओल्ड रेशियो में 3:1 में, यानी कि होगा 25,000, 15, टोटल कितना है 50 है तो 25 होगा, 25,000 रेशियो 3:1 बाद में होगा, देखते हैं 3:1 है, टोटल दिया है आपको 50,000, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, ये हो गया 25,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो यहाँ पे होगा 16,667 एंड लास्ट में डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 8,333, 8,300। ये रॉन्ग है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहाँ पे होना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। नेक्स्ट वन प्रोविडेंट फंड के, नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बाद आपको दिया है प्रोविडेंट फंड, कहाँ पे लिखेंगे आप प्रोविडेंट फंड, रियलाइजेशन अकाउंट में होगा क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। अमाउंट दिया है आपको 1 लाख। नेक्स्ट वन इज ए क्रेडिटर्स, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में होगा क्रेडिट, क्रेडिटर्स अमाउंट है 2 लाख। नेक्स्ट वन करंट अकाउंट, याद रखो थोड़ी देर पहले मैं बोला था डिसोल्यूशन में आपको सेपरेट करंट अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट में कहां पे ट्रांसफर करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय करंट अकाउंट। सबसे पहले सत्यम 5,000, शिवम 10,000, यहाँ पे लिखेंगे 5 एंड 10, लास्ट में होगा डेट्स। एसेट साइड देखिए, सबसे पहले आपको दिया है लैंड बिल्डिंग, रियलाइजेशन अकाउंट में होगा डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है 250। नेक्स्ट वन इज ए मशीनरी, ये भी यहाँ पे होगा डेबिट, मशीनरी अमाउंट है 150। नेक्स्ट वन इज ए इन्वेस्टमेंट, ये भी यहाँ पे डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट है 1 लाख। नेक्स्ट वन इज अ पैटर्न, ये भी रियलाइजेशन में होगा डेबिट,
पेटेंट्स अमाउंट दिया है आपको 5000। पेटेंट्स के बाद है गुडविल, ये भी रियल एसेट है, ये भी यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। गुडविल अमाउंट है आपकी 25,000। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है डेटर्स। डेटर्स रियलाइजेशन में डेबिट अमाउंट कितनी होगी डेटर्स की 30,000 एंड बैड डेट्स रिजर्व क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय मीडिया। बैड डेट्स रिजर्व अमाउंट इज ₹5,000। नेक्स्ट वन कैश। कैश कहाँ पे स्टॉक बाकी है, स्टॉक भी लिखेंगे रियलाइजेशन में डेबिट। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक अमाउंट है आपका 15,000 एंड लास्ट वन इज ए पेटेंट कहाँ गया, लिख चुके हैं ना 5,000। गुडविल 25 बस हो गया। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज ए कैश। कैश लिखेंगे कैश अकाउंट में डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलिए कैश बैलेंस मेरे को दिखाई दे रहा है 5,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, यहां तक बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट आपकी हो चुकी है। अब देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग 4 लाख, मशीनरी 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 50,000, स्टॉक 5,000। सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा है फ्रॉम डेटर्स 15,000 आर रिसीव्ड रिमेनिंग राइट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। इट मींस ये सब केस आ रहा है, मैंने एसेट बेची यानी कि कैश इनफ्लो। यदि केस आ रहा है तो फर्स्ट इफेक्ट कहां पे होगी, कैश अकाउंट में डेबिट। सेकंड इफेक्ट कहां पे होगी, कोई भी जगह पे सेकंड इफेक्ट रिजोल्यूशन या फिक्स है, सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में होगी। तो यहाँ पे है डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट में होगा क्रेडिट। तो आपको लिखना क्या है वो देखिए, कैश में डेबिट अपोजिट अकाउंट, सेकंड इफेक्ट कहां पे है वो नेम आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड इफेक्ट ये हो गया यहाँ पे डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा अपोजिट। सेकंड इफेक्ट कहां पे है, कैश एंड बैंक, तो एंट्री होगी। अमाउंट आपको एक 1 by 1 लिखना है इनर कॉलम में। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मेरे को दिखाई दे रहा है 4 लाख। बोलिए लैंड बिल्डिंग के बाद क्या दिया है, मशीनरी। मशीनरी की अमाउंट है 1 लाख। नेक्स्ट वन इज मशीनरी के बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट 50,000। इन्वेस्टमेंट के बाद आपको दिया है स्टॉक 5,000। अब सेकंड टाइम आपको लिखना ना पड़े इसलिए सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा है डेटर्स से आपको मिल रहा है 15,000, तो मैं यहां पे लिखूंगा डेटर्स 15,000। अब और दो एसेट मेरे को दिखाई दे रही है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में आपसे आगे लिखा है नो अमाउंट इज रियलाइज फ्रॉम गुडविल एंड पेटेंट। गुडविल में से आपको कितना मिल रहा है, 0, तो यहां पे लिखना पड़ेगा गुडविल 0 एंड पेटेंट में से भी आपको कितना मिल रहा है 0। ये हो गई टोटल कैश इनफ्लो, यहाँ पे होगा डेबिट। सेकंड इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, ये आपको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे जो डेबिट है वो यहाँ पे होगा क्रेडिट। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। नेक्स्ट वन मशीनरी, कितनी है मशीनरी 1 लाख। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट 50,000। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक 5,000, डेटर्स 15,000। बाद में और दो एसेट है, गुडविल 0। गुडविल में 0 दिया है तो लिखो यहाँ पे 0। पेटेंट का भी 0 है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 0। टोटल करना पड़ेगा 4 + 1 5, 5,70,000 टोटल हो रहा है 570। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे होगा डेबिट 570। बस मैंने सब एसेट बेच दिया। अब देखिए आगे लिखा है सेकंड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स ऑफ 10% वाज गिवन ऑन रिकॉर्डेड। मेरे को एक वर्किंग करना पड़ेगा। कहां पे मैं वर्किंग करूंगा, यहाँ पे थोड़ी जगह है तो यहाँ पे कर देता है।
बोलिए टोटल क्रेडिटर्स कितने अमाउंट है? टोटल क्रेडिटर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 2 लाख। ये 2 लाख का पेमेंट आपने कैसे किया है वो देखो। इसमें से 10% लिखा है आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स 10% वाज गिवन। 10% को 10% यानी कि हो गया 20,000 एंड यहाँ पे बचेगा बैलेंस कितना बचेगा? 180। ये 10% क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट में क्या दिया? आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स से क्रेडिटर्स ऑफ 10% वाज गिवन ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट तो मैंने बेच डाला। दूसरा एक इन्वेस्टमेंट है ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था। कितने का था? 10,000 का। तो मैंने ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट दे दिया। तो यहां से लेस इन्वेस्टमेंट गिवन 10,000 एंड बैलेंस। अब बैलेंस कितना बचा? 20 मेरे को पेमेंट करना था। टोटल क्रेडिटर्स में से 10% क्रेडिटर्स यानी कि 20,000 को मैंने इन्वेस्टमेंट दिया 10,000 का एंड बैलेंस में मैंने पेमेंट क्या किया है? कैश लिखा है एंड बैलेंस पेड इन कैश। ये कैश पेमेंट मैंने किया है 10,000 एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स। ये रिमेनिंग क्रेडिटर्स है, ये देखो आपको ये इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स 18,000। इसमें से आपने डिस्काउंट कितना दिया है? लेस डिस्काउंट 10%। मेरे को 10% दिखता है यानी कि 18,000 आपने कम पेमेंट किया है। तो पेमेंट आपने कितना किया है? 162। इट मींस टोटल आपने कैश कितना पेमेंट किया? 162 यहाँ पे पेमेंट किया। यहाँ पे आपने कितना पेमेंट किया है? 10,000। ये दोनों का टोटल करना पड़ेगा। ये दोनों का टोटल होगा 172 आपने पेमेंट किया। अगेन रिपीट कर रहा हूं। Out of total creditors, a creditor of 10% was given on recorded investment. ये 10% creditors 20,000 था, इसमें से आपने 10,000 का on recorded investment दे दिया। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। यदि any unrecorded asset given to outsider, there is no entry in case of dissolution. Again repeat कर रहा हूँ। कोई भी आपने अनरिकॉर्डेड एसेट यदि कोई भी लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए दे दी है उसकी कोई एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होगी। ये एंट्री नहीं होगी। एंड रिमेनिंग 20 में से 10,000 तो आपने पेमेंट कर दिया इन्वेस्टमेंट से एंड रिमेनिंग यानी कि 10,000 आपने पेमेंट किया है कैश। लिखा है एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश। ये कैश पेमेंट किया है। आगे लिखा है रिमेनिंग क्रेडिटर्स आर पेड एट 10% डिस्काउंट। ये रिमेनिंग क्रेडिटर्स उसको पेमेंट कितना किया है? 10% डिस्काउंट से। डिस्काउंट यानी कि 10% कम। तो पेमेंट आपने कितना किया है? 162। यहाँ पे पेमेंट किया है, यहाँ पे पेमेंट आपने किया है 10,000 यानी कि टोटल आपका पेमेंट हुआ है 172 आपने पेमेंट किया है। यानी कि कैश जा रहा है, कैश में होगा क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी? रियल। आपको अपोजिट अकाउंट कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखना है। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे है वो नहीं लिखना है। बाय रियलाइजेशन। इसमें आपने पेमेंट क्या किया है? क्रेडिटर्स कितना पेमेंट किया है ये देखिए 162 प्लस 10 यानी कि 172। अब और आ रहा है तो थोड़ी देर यहाँ पे आपको जगह रखनी पड़ेगी। अभी और पेमेंट भी होगा तो यहाँ पे आपको जगह रखनी है। यहाँ पे हुआ है क्रेडिट तो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे होगा डेबिट। मगर आपको अपोजिट अकाउंट नेम लिखना है। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन नहीं लिख सकते। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे है? कैश। यहाँ पे आप लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। इनफैक्ट आपने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को। कितना पेमेंट किया है आपने? 172। रिमेनिंग अभी और आ रहा है इसलिए आपको जगह रखनी है। आगे लिखा है एक मैंने वो लायबिलिटी साइड एक लायबिलिटीज आपको दिखाई थी प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के लिए पेमेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यदि डिसोल्यूशन में कोई लायबिलिटीज के लिए यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बुक वैल्यू से पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि मैंने प्रोविडेंट फंड का पेमेंट किया। कितना पेमेंट करना पड़ेगा मेरे को? 1 लाख। इट मींस कैश जा रहा है तो कैश में क्रेडिट। यहाँ पे मैंने इसलिए जगह रखी थी ये पीएफ का मैं पेमेंट कर रहा हूँ। कितना पेमेंट करूंगा? 1 लाख। इट मींस टोटल पेमेंट कितना हुआ? 172 प्लस 1 यानी कि 2,72,000 टोटल पेमेंट होगा। यहाँ पे है क्रेडिट तो सेकंड इफेक्ट क्या होगा? डेबिट। रियलाइजेशन में यहाँ पे मैं लिखूंगा पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड 1 लाख
टोटल पेमेंट हो चुका है 272। एक लास्ट एडजस्टमेंट अभी बाकी है, देखिए नहीं अभी एक और पेमेंट है। फोर्थ एडजस्टमेंट देखिए, ऑन रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस ऑफ स्टेशनरी 6000 पेड टू अरिहंत स्टेशनरी मार्ट। आपने 6000 का भी पेमेंट किया है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा तो सेकंड टाइम मेरे को लिखना ना पड़े। ऑन रिकॉर्डेड स्टेशनरी बिल कितना था? ऑन रिकॉर्डेड स्टेशनरी बिल 6000 का। तो टोटल पेमेंट आपका कितना हो चुका है? 278 का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 278। यहाँ पे है क्रेडिट, तो यहाँ पे होगा डेबिट। यहाँ पे भी मैं करेक्ट कर रहा हूं, देखिए ऑन रिकॉर्डेड स्टेशनरी बिल, ऑन रिकॉर्डेड स्टेशनरी बिल आपने कितना पेमेंट किया है? 6000 का। तो तीनों का टोटल कीजिए, 278 आपने पेमेंट किया है। अभी एक और लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है। फोर्थ एडजस्टमेंट में आगे है, नो अमाउंट इज रियलाइज फ्रॉम गुडविल एंड पेटेंट। वो तो मैं लिख चुका हूं, गुडविल पेटेंट में से कुछ भी आपको नहीं मिलता है, यानी कि 0 0। नेक्स्ट वन, a remuneration of rupees 15,000 was decided to pay शिवम। आपने डिसाइड किया है शिवम को तेरे को मिल जाएगा 15,000, फिक्स अमाउंट तेरे को मिलेगा। एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा हो कम हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने डिसाइड कर दिया है रेम्यूनरेशन मिलेगा शिवम को। कितना देना है आपको शिवम को? 15,000। शिवम को अभी आपने दिया नहीं है, आपने डिसाइड किया है शिवम को मिलने वाला है 15,000। इट मींस आपके लिए एक्सपेंस है। कोई भी एक्सपेंस लॉस होगा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। आपने डिसाइड किया है शिवम को मिलने वाला है, तो शिवम कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट। कौन से अकाउंट में आपको सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखना है? शिवम्स कैपिटल अकाउंट, शिवम्स कैपिटल अकाउंट। इन दैट क्या है? रेम्यूनरेशन कितना है? 15,000। एक्चुअल एक्सपेंस की एंट्री आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है डेबिट, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट। शिवम कैपिटल में आपको लिखना है कितना? 15,000। अपोजिट अकाउंट है, सेकंड इफेक्ट कहां पे है? वो नहीं, यहाँ पे लिखना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। अब सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। रियलाइजेशन का डिफरेंस आप कहां पे ले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। बाद में कैपिटल का डिफरेंस ले जाएंगे कैश अकाउंट में, और कैश अकाउंट दोनों साइड टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट कौन सी साइड टोटल ज्यादा है? शायद क्रेडिट हो सकता है, देखता हूं डेबिट भी आ सकता है। सबसे पहले क्रेडिट ज्यादा होगा, क्रेडिट से टोटल में करता हूं। देखिए 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5,000 प्लस 570। क्रेडिट साइड हो रहा है 875, शायद क्रेडिट भी ज्यादा है 875। अपोजिट आपको लिखना है 875। इसमें से आपको लेस करना है -250, -150, -1 लाख, -5,000, -25,000, -30,000, -15,000, -278 एंड -15,000। डिफरेंस आपको मिलेगा 7,000। अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5,000 प्लस 570, 875। 875 में से 250, 150, 1 लाख, 5,000, 25, 30, 15, 278 एंड 15, 7,000 बचेगा 7,000। ये 7,000 कहाँ पे ले जाऊंगा मैं? पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दैट 3 पार्टनर है। सबसे पहले है सत्य, बाद में है शिवा एंड सुंदरा। रेशियो कौन सा है? 3:1। तो डिवाइडेड बाय में करूंगा 6 into 3, ये हो जाएगा 3500। डिवाइडेड बाय 3 into 2, तो ये होगा 2333।
एंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये हो जाएगा 1167। यहाँ पे है डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं आप? रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 3500 2333 एंड लास्ट में 1167। ये 2 दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है। सबसे पहले सत्यम का टोटल 50,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 3,500 क्रेडिट साइड हो रहा है 113500 113500। शिवम में भी 50,000 प्लस 20,000 प्लस 1,667 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 2,333। ये हो जाएगा 114,000। एंड लास्ट वन सुंदरम 50,000 प्लस 10,000 प्लस 8,333 प्लस 1167। तो ये होगा टोटल 69,500। पुट द टोटल ऑन अपोजिट साइड। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 113500 114,000 एंड 69,500। यहाँ पे डिफरेंस 113500 114,000 69,500। ये कहाँ पे मैं ले जाऊंगा? कैश एंड बैंक में। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। यहाँ पे है डेबिट, तो कैश एंड बैंक में आने वाला है क्रेडिट। ये मैं निकाल रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है। यदि आपको लिखना है तो पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए क्रेडिट साइड में ये है डेबिट, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है क्रेडिट बाय सत्यम कैपिटल। सत्यम कैपिटल अकाउंट कितना? 113500 बाय सेकंड है शिवम्स कैपिटल। शिवम्स कैपिटल अकाउंट 114,000 एंड बाय सुंदरम्स कैपिटल। सुंदरम्स कैपिटल अकाउंट 69,500। यहाँ पे केस अकाउंट में दोनों साइड टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। यहाँ पे है 575। यहाँ पे देखते हैं कितना हो रहा है। 278,000 प्लस 113,500 प्लस 114,000 प्लस 69,500। टोटल यस 575 आ रहा है। दोनों साइड टोटल हो चुके हैं इक्वल। मगर एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल नहीं आने वाला है। मगर यदि आपको ये एग्जाम्पल में पता चला है तो एग्जाम में आप एंट्री कर सकते हैं। मगर ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। यदि ये एग्जाम्पल में पता नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये लेक्चर आपको 2 बार या तो 3 बार देखना पड़ेगा। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। मगर ये एग्जाम्पल में पता चल गया तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं जो एग्जाम में आने वाला है सिमिलर एग्जाम्पल करवाऊंगा। ओके, बाय बाय।